नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 26 अक्टूबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, द हिंदू के एडिटोरियल्स में करवाता हूं दोस्तों, बट जब आज मैंने द हिंदू की ऑफिशियल वेबसाइट खोली, ई पेपर खोला, तो एक्चुअली में आज उनका ई पेपर आया नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली ड्यू टू दशहरा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो द हिंदू नहीं है तो स्किप करते हैं, लेकिन फिर मैंने एक बार इंडियन एक्सप्रेस चेक किया, बट इंडियन एक्सप्रेस आ रखा है 26 अक्टूबर 2020 का। तो आज की डेट में इंडियन एक्सप्रेस के 4 एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो टोटल 6 एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है आज इंडियन एक्सप्रेस में, बट चूंकि ये ढूंढने धाड़ने चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आपके साथ 4 ही डिस्कस करूंगा। जो पहला एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही ईजी है। पहला है FIR रिपोर्टिंग न्यूज, मुंबई टू दिल्ली टू लखनऊ। देखिए, इंडियन पीनल कोड की मदद से कैसे पुलिस फोर्सेस जर्नलिस्ट को हैरेस कर रही है उसके बारे में एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए यहाँ पे। तो सिर्फ इन पॉइंट्स को देख के आगे बढ़ेंगे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं कोट किया गया इस आर्टिकल में, बस ये बताया गया कि कैसे हमारे देश के अलग अलग जगहों पे पुलिस पॉलिटिशियंस की मदद के साथ जर्नलिस्ट को हैरेस कर रही है। और एक्चुअली में ये पुलिस वर्सेस जर्नलिज्म की लड़ाई नहीं है, ये रूलिंग पार्टी वर्सेस अपोजिशन पार्टी की लड़ाई है। ठीक है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका द चाइना फैक्टर। मतलब कि दिल्ली के लिए यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स में पता चलेगा कि ट्रंप जीत के आएंगे या बाइडेन जीत के आएंगे। ट्रंप और बाइडेन जीत के आ जाते हैं तो उनके जीत के आने के बाद उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसके ऊपर थोड़ी बहुत डीप इंसाइट दे रखी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, कि ट्रंप आएंगे तो ऐसा हो सकता है, बाइडेन आएंगे तो ऐसा हो सकता है। दोनों ही केसेस में इंडिया के लिए कुछ अच्छी बातें हैं और दोनों ही केसेस में इंडिया के लिए कुछ बुरी बातें हैं। तो वो अच्छी और बुरी दोनों बातें हम लोग देख लेंगे। फिर भाई एक आर्टिकल है आज ओनियन फेयर्स। देखिए, इस समय पे पिछले साल जो ओनियन के दाम थे वो लमसम ₹50 पर केजी थे पूरे देश में। अभी के समय पे कितने हैं? ₹70 पर केजी। पिछले साल दिसंबर के समय पे, लगभग मिड दिसंबर के समय पे ओनियन के दाम, प्याज के दाम ₹100 प्रति केजी पार कर गए थे। तो मोस्ट प्रॉब्ली 15 दिसंबर आते आते इस साल और ज्यादा पार करने वाले हैं। तो ऐसा क्या है कि ओनियन के दाम इस समय हर साल बढ़ रहे हैं? उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन है, खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन को आप रिलायबल नहीं मान सकते, ऐसा यहां ऑथर बोल रहा है। खरीफ क्रॉप को आप समर क्रॉप भी बोल सकते हो, जिनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के टाइम में और इनको लगाया जाता है अप्रैल मई के टाइम पे। तो ये उनका टाइम है। वहीं पे जो राबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं। अभी जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनमें बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी होती, चूंकि इनके समय पे आता है साउथ वेस्ट मानसून, और साउथ वेस्ट मानसून को हम गेस नहीं कर सकते वो कौन सी जगह पे कितना बरसेगा, जिसके चक्कर में बहुत सा नुकसान होता है। तो इन नुकसानों के बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई। तो बताया गया कि कैसे जो खरीफ क्रॉप सीजन है वो इतना रिलायबल नहीं है, बट हमारी एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी के लिए राबी क्रॉप सीजन इतना रिलायबल है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि भले साउथ वेस्ट मानसून खरीफ क्रॉप सीजन को कई जगहों पे तबाह कर देता है, लेकिन राबी क्रॉप सीजन में हमें बहुत सारे डिविडेंड्स देता है। देखेंगे इसको। और फिर फाइनली री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट। अभी री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट, इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा इस आर्टिकल को लिखा किसने। इस आर्टिकल को लिखा है जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज अ वेरी लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड पार्टी, इनकी आइडियोलॉजी ही लेफ्टिस्ट है। तो कैपिटलिज्म में कुछ भी अगर होगा तो उसके अगेंस्ट ही बोलेंगे वो लोग जो सीपीआई की लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो यहां पे बस इंडियन रूलिंग गवर्नमेंट को जो ऑथर हैं वो हिदायत दे रहे हैं कि देखिए, चाइना के अगेंस्ट अगर आपको लड़ना है तो आप एक मल्टी पोलर वर्ड बनाइए, आप बस यूएस की लाइन को टो मत करिए। तो आप यूएस के सामने एक सेकंड फिडल बन के रह जाएं, जो यूएस कह रहा है आप बस वो करें, वो करना बिल्कुल गलत है। अगर आपको चाइना से लड़ना है तो आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चलिए। तो देखिए क्या लिखा है, इंडिया कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन इवॉल्विंग अ मल्टीपोलर एंड जस्ट ऑर्डर। अभी के लिए बहुत सारे लोगों के हिसाब से इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन्ड है। यहां पे जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, उनके हिसाब से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की नहीं मेंटेन्ड है। उसको इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए अगर अब तक नहीं दबाया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं ऑलरेडी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ, साथ साथ करंट अफेयर्स भी करवा रहा हूँ। तो मेरी मदद करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल मेंबर ही बन सकते हैं। बहुत ही ऑप्टिमल फीस है 199। बहुत सारे लोग तो इस फीस के बारे में मुझसे पूछते हैं, सर क्या प्रोवाइड होगा क्या नहीं प्रोवाइड होगा। अरे इतनी नॉर्मल सी फीस है यार, तो आप ज्वाइन करके मदद कर सकते हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन क्वेरीज को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। पहले आर्टिकल की बात करते हैं, FI रिपोर्टिंग न्यूज।
Mumbai to Delhi to Lucknow, the police force armed with IPC takes cue from political masters to intimidate the press. यानी कि इंडियन पिनल कोड की मदद से पुलिस फोर्स अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे प्रेस को इंटिमिडेट करते हैं, प्रेस को परेशान करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया? एग्जाम्पल ये दिया गया कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर फाइल की है रिपब्लिक टीवी के बहुत सारे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, जिसमें एक अर्नब गोस्वामी भी है। इनका कहना क्या है कि ये जो रिपब्लिक टीवी के जो जर्नलिस्ट हैं ये मुंबई पुलिस को डिफेम कर रहे हैं, उनके खिलाफ डिसअफेक्शन कॉज कर रहे हैं और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी डिसअफेक्शन कॉज कर रहे हैं। आपको पता ही है ना कि रिया चक्रवर्ती और ये सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस की धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल ही बेकार कर दिया। अब उस समय पे जो पॉपुलर व्यू पॉइंट था वो बहुत ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत वाले केस के फेवर में था। सब लोगों को लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है ना, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो उस चीज को कैश ऑन करके कुछ लोग तो फायदा उठा रहे थे, ठीक है ना, और कुछ लोग शांत थे। तो रिपब्लिक टीवी जैसे टीवी हमने टीआरपी उठाने के लिए उसने इस मुद्दे को इतना उठाया, उसको बिल्कुल नेशनल सेंसनी केस खुलासा बना दिया। एक तरफ गलवन वैली वाला इंसिडेंट हो रहा था, बट नेशनल न्यूज ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई। चलो कोई बात नहीं। उस समय मुंबई पुलिस और जो मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन था और बॉलीवुड था वो चुप बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, सीबीआई की इंक्वायरी आगे बढ़ रही है, कुछ चीजें बॉलीवुड के और मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में आ रही हैं, तो मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन और बॉलीवुड भी बोलना शुरू हो रहा है। और इसी एक्शन में मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एफआईआर और मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के अगेंस्ट कुछ एफआईआर फाइल की हैं पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को दिखाने के लिए। यहां पे जर्नलिस्ट को क्रिमिनल बना रहे हैं मुंबई पुलिस। अब यहां पे ऑथर बोल रहा है कि भाई ये गलत है। अगर आप जर्नलिस्ट को क्रिमिनल बनाओगे तो मतलब आप जर्नलिज्म को क्रिमिनलाइज कर रहे हो, जो बिल्कुल भी गलत है। यहां पे मीडिया एक बन गई है, मीडिया एक्चुअली बन क्या गई, मीडिया पावरफुल लोगों के आउटलेट का, उनके इमोशंस को आउटलेट देने का एक जरिया बन गई है। सीधी सीधी बात यहां पे ये बताई जा रही कि मीडिया और पुलिस के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, वो एक्चुअली में मीडिया पुलिस की लड़ाई नहीं है, वो सेंटर में रूलिंग बीजेपी और महाराष्ट्र में रूलिंग शिवसेना जो कि बीजेपी के अपोजिशन में आती है, उसकी लड़ाई है। तो बेसिकली यहां पे एक लड़ाई फैक्ट वर्सेस फेक न्यूज की है, एक लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना की है, ठीक है। और उसको दिखाया किसके जा रहा है? उसको दिखाया जा रहा है प्रेस वर्सेस पुलिस के फॉर्म में। और आप देखिए ये जो जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर फाइल करने वाला जो केस है वो केवल महाराष्ट्र तक लिमिटेड नहीं है, बहुत जगहों पे। रिसेंटली हाथरस रेप केस में जिन लोगों में भी उस रेप केस को रिपोर्ट किया, जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एफआईआर फाइल की, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। तो शुरुआत में जब उस बच्ची का रेप हुआ उस समय पे उसकी कंप्लेन किसी ने फाइल नहीं की, ठीक है ना, उसके माता पिता की कंप्लेन फाइल नहीं की। और बाद में जब मीडिया ने इस न्यूज को पकड़ लिया आग की तरह, उसके बाद भैया जो भी इस न्यूज को कवर कर रहा था और जो भी थोड़ी बहुत एंटी गवर्नमेंट बात कर रहा था उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो रही थी। उसी तरीके से आप देखो कि जब दिल्ली राइट्स बिगन हुए तो दिल्ली राइट्स में एक बुक लिखी जा रही थी, उस बुक ने दिल्ली राइट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ दिखाया। अभी दिल्ली पुलिस उन राइट्स का जांच कर रही है और जांच का रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन यह देखा गया कि जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं वो उन बुक लिखने वालों के साथ खुलेआम घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो मतलब वो बुक लिखने वाला पर्सन दिल्ली राइट्स के बारे में लिख रहा है, अभी भी दिल्ली राइट्स के ऊपर जांच चल रही है, पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई है, तब भी एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट उस बुक में दिल्ली राइट्स से रिलेटेड दिखाया जा रहा है और दिल्ली में जो पुलिस कमिश्नर है वो उस बुक लिखने वाले के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। 3 इंस्टेंसेस बताए गए हैं दोस्तों, और तीनों में एंटी बीजेपी बातें हो रही है। देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात है, चाहे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म कर लीजिए, एंटी बीजेपी है। चाहे आप रिपब्लिक टीवी को बीजेपी का माउथ पीस बता के एंटी बीजेपी बात कर लो, और चाहे आप दिल्ली में जो राउट्स वाला केस है ये भी पुलिस कमिश्नर जो है वो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, तो वो भी एंटी बीजेपी है। तो तीनों केसेस एंटी बीजेपी बताए जा रहे हैं। बट ऑथर एंड में एक चीज बहुत अच्छी बोल रहा है कि देखिए मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर टू सेफगार्ड आवर डेमोक्रेसी, और चूंकि मीडिया एक पिलर है हमारी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए, उसके खिलाफ कोई भी एक्टिविटी सही नहीं है, चाहे वो एक्टिविटी बीजेपी लेड गवर्नमेंट करे, चाहे वो एक्टिविटी अपोजिशन लेड गवर्नमेंट करे। तो योगी आदित्यनाथ वाले केस में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके द्वारा उस एक्टिविटी को दबाया गया था, जर्नलिस्ट को हैरेस किया गया था, और यहां पे महाराष्ट्र में अपोजिशन के द्वारा जर्नलिस्ट को हैरेस किया जा रहा है। तो ये जर्नलिस्ट का जो हैरेसमेंट है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहे हैं। तो एंड में ऑथर ने एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दिया है, और बैलेंस्ड व्यू पॉइंट क्या है कि भैया देखिए जर्नलिज्म दोनों साइड से होना चाहिए,
और जर्नलिस्ट को क्रिमिनलाइज करना सही नहीं है। क्योंकि देखिए, भले ही आज की डेट में हमारी जो पॉलिटिक्स है बहुत पोलराइज हो गई है, जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें बहुत सारी चीजें फेक तरीके से दिखाई जाती हैं, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को एक चीज समझाने के लिए दिखाई जाती है, गलत तरीके से समझाने के लिए दिखाई जाती है। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से अगर आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो जर्नलिस्ट को एक स्टोरी के लिए, तो उसने एक स्टोरी पब्लिश कर ली, उसके लिए आपने क्रिमिनल एलिमेंट लगा दी जर्नलिस्ट के ऊपर, ये गलत है। अगर आप जर्नलिस्ट को क्रिमिनलाइज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जर्नलिज्म को क्रिमिनलाइज कर रहे हो। अगर जर्नलिस्ट आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है तो आप सामने आके अपना पॉइंट रख सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये गलत है, बट सीधे सीधे उनको क्रिमिनलाइज कर देना सही नहीं है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, फॉर दिल्ली यूएस इलेक्शन रिजल्ट इज कंसिक्वेंशियल इन टर्म्स ऑफ हाउ द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस चाइना। भैया 3 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होने वाले इलेक्शन, पूरा इलेक्शन प्रोसेस चलेगा। कैसे होता है इलेक्शन प्रोसेस, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो यूएस इलेक्शंस मेरे नाम के साथ सर्च मारिए। किस किस शेड्यूल के हिसाब से इलेक्शंस होता है। पहले एक ग्रुप चुना जाता है, ये ग्रुप डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के लिए बाद में वोट करेगा, लोग इस ग्रुप को चुनेंगे। तो सीधे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है, एक तरीके से यूएस के इलेक्शंस इनडायरेक्ट है। तो यूएस इलेक्शंस मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इस अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। एक स्टोरी के फॉर्म में सुनिए, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आए पास्ट में, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर को लेकर कमेंट किया है, जो बाइडेन ने भी कश्मीर को लेकर कमेंट किया है। जो बाइडेन ने कश्मीर को लेकर जो कमेंट किया वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था इंडिया के लिए। वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं कश्मीर में, ये गलत है, हम इस मुद्दे को उठाएंगे। इस तरीके की चीजें ऑब्वियसली इंडिया को पसंद नहीं आएंगी। अब बात यहां पर यह है कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी ताकत में आने के बाद क्या करने वाले हैं, इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि इंडिया का व्यू पॉइंट क्या होने वाला फॉरेन पॉलिसी में, और इंडिया चाइना की तरफ किस तरीके से अप्रोच करेगा। क्योंकि यूएस पे ब्लाइंडली भरोसा करके हम चाइना को पूरा अपोज करने लगे, निगेट करने लगे, उल्टे सीधे कमेंट्स देने लगे, वो सही नहीं है। दैट विल नॉट बी अ करेक्ट स्ट्रैटेजी। हमें यह देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में हाउ द न्यू अपकमिंग प्रेसिडेंट विल रिएक्ट टुवर्ड्स चाइना। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो चाइना के प्रति अप्रोच रही है वो थोड़ी अलग रही है। कुछ जगहों पे प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए, और कुछ जगहों पे प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के साथ कंपटीशन करते नजर आए। अगर आप चाइना के साथ कंपटीशन की बात करते हो तो ट्रेड वॉर सा छेड़ दिया यूएस ने चाइना के अगेंस्ट। अब यूएस के ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर क्यों छेड़ा है? चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए तो छेड़ा ही छेड़ा है, साथ साथ चाइना जो यूएस की इकोनॉमी से बेनिफिट ले रही थी उस बेनिफिट को कम करने के लिए। दूसरा, चाइना जो आज की डेट में यूएस की सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, सप्लाई लाइंस को कंट्रोल करता है, उस चीज में चाइना की बादशाहत को कम करने के लिए, और कहीं ना कहीं उन सप्लाई लाइंस को उठा के यूएसए में लाने के लिए या यूएसए की अलाइड कंट्रीज में लाने के लिए ये यूएस की कोशिश है। तो बेसिकली यूएस यहां पे चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहा है। चाइना सप्लाई चेन्स में डोमिनेंट है और उन सप्लाई चेन्स को कॉम्पीट करके ट्रंप हटाना चाहते हैं। तो बेसिकली यहां पे आउटराइट ये बोल देना कि दुश्मनी वाली बात है। देखिए, कोविड-19 से पहले आउटराइट दुश्मनी नहीं थी ट्रंप और जी जिनपिंग के बीच में। कहीं कहीं पे तो ट्रंप ने जी जिनपिंग को अपने दोस्त की तरह भी एड्रेस किया, वेरी वेरी गुड फ्रेंड की तरह एड्रेस किया। ये अलग बात है कि कोविड-19 के आने के बाद यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल ही नीचे चली गई। जो यूएस में केस लोड था कोरोना वायरस का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते ट्रंप को गुस्सा आ गया। जितना भी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए काम किया था वो सब एक झटके में खराब होता उनको नजर आया। तो वो चाइना के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और वोकल हो गए। लेकिन कोरोना वायरस से पहले वो इतने ज्यादा क्रिटिकल वोकल नहीं थे। कोरोना वायरस से पहले वो ट्रेड वॉर जरूर छेड़ रहे थे, कहीं ना कहीं यूएस से जो फायदा मिल रहा था चाइना को उसको हटाना कोशिश कर रहे थे, बट ओपन दुश्मनी नहीं थी। ओपन दुश्मनी हमको कब दिख रही है? कोरोना वायरस के आने के बाद। अब एक और प्रॉब्लम है, ये जो ट्रेड वॉर छेड़ा है ना चाइना ने यूएसए के साथ, सॉरी यूएसए ने चाइना के साथ, उसका एक रीजन ये है कि यूएस इकोनॉमी से जो चाइना फायदा उठा रहा है वो फायदा कम हो जाए। तो भाई अगर यूएस के प्रोडक्ट्स चाइना के प्रोडक्ट्स यूएस के अंदर इंपोर्ट होते हैं, चाइना में कोई चीज बनती है यूएस में जाती है, तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, इनको डिस्टिंग्विश्ड, इनको डिस्काउंटेड टैरिफ हम नहीं देंगे। तो इस तरीके की चीजें यूएसए ने चाइना के अगेंस्ट करनी शुरू कर दी। चलिए, अच्छी बात है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जो टैरिफ वॉर है, ये ट्रेड वॉर है, वो यूएसए का चाइना तक नहीं रुका है, वो इंडिया तक भी आ रहा है। इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हैं जो चाइना के अंदर जब इंपोर्ट होते हैं उनको डिस्काउंटेड टैरिफ मिलते हैं, उनके ऊपर डिस्काउंटेड टैरिफ को हटा दिया है ट्रंप ने। तो जो लड़ाई चाइना के अगेंस्ट ट्रंप ने शुरू की,
कहीं ना कहीं उसके कुछ फैसेट्स इंडिया को भी अफेक्ट कर रहे हैं निगेटिवली। कहीं ना कहीं ये ट्रेड वॉर इंडिया तक भी पहुंच रहा है। इंडिया से जाने वाले सामान भी यूएसए के अंदर टैरिफ इंपोज किए जा रहे हैं, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जो इंडिया को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड में तो इंडिया परेशान हो ही रहा है। ट्रेड में इंडिया के बहुत से एक्सपर्ट्स यूएस के अंदर हायर टैरिफ्स को सब्जेक्ट हो रहे हैं, पहले वो हायर टैरिफ्स को सब्जेक्ट नहीं थे। एक चीज। दूसरी चीज, इमिग्रेशन। एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी यूएसए में स्टैब्लिश्ड है। आपको पता ही है कि यूएस ने इस साल के लिए जो ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग है इसको बंद कर दिया, नए H1B वीजा को इशू करना बंद कर दिया, और जो टेम्परेरी B1 वीजा थे उसको भी बंद किया है। एक प्रपोजल रखा, भी बंद तो नहीं हुआ, बट मैंने कल या परसों की करंट अफेयर्स में आपको बताया कि एक प्रपोजल रखा गया सामने। तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि सीधे सीधे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो इंडियन इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप जैसा सिनिकल आदमी लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बैराक ओबामा की खास बात यह थी कि जो वो बोलते थे वो एक लॉन्ग टर्म व्यू को लेके बोलते थे और उसके ऊपर वो टिकते भी थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो कल कहो उस बात से पलट जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही इंडिया को अपना दोस्त दिखा रहे हैं, इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर दिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे इंडिया के इमिग्रेंट्स जो कि यूएस में जाके जॉब करना चाहते हैं उनको इफेक्ट पड़ रहा है। इंडिया से जो ट्रेड यूएस में जा रहा है उसको इफेक्ट पड़ रहा है। अब बात की जाए बाइडन की। बाइडन की अगर हम बात करें, बाइडन पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में उनको बहुत पता है। और कुछ लोग बाइडन को जी जिनपिंग के दोस्त भी बोलते हैं, बट ये बोल देना सही नहीं है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि देखिए, जो बाइडन एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिक्स की बात आती है, जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देखता है। तो जो बाइडन अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में कई बार जी जिनपिंग को गरिया चुके हैं, उनको एक थग बोल चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि चाइना को एक लेसन सिखाने की जरूरत है। तिब्बत और ताइवान में जो कुछ भी चाइना कर रहा है उसको हम इंटरनेशनल एरेना में पॉइंट आउट करेंगे। जिनजियांग में जो जेनोसाइड किया है चाइना में उसको ऊपर हम पॉइंट आउट करेंगे। तो ये सब बातें डेफिनेटली बोली हैं जो बाइडन ने। प्रॉब्लम ये है कि जो बाइडन जब जीत के आते हैं उसके बाद किस हद तक वो इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज वन डिफरेंट इशू, उसको देखना एक अलग चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाइडन चाइना के प्रति इतने एंटी वोकल नहीं है जितना कि डोनाल्ड ट्रंप है। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनने के बाद चाइना से किसने दुश्मनी रखेंगे, दैट इज अ थिंग टू सी। बाइडेन अगर चुन के आते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उससे इंडिया को कौन से वो प्रोबेबल फायदे हो सकते हैं जो ट्रंप के साथ नहीं होंगे। देखिए, बाइडेन की जो अप्रोच है वो थोड़ी प्रेफर्ड हो सकती है। भले वो चाइना के खिलाफ टैरिफ इंपोज करें, बट हो सकता है कि वो इंडिया के खिलाफ ना करें। अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, और वो टैरिफ चाइना को तो हर्ट कर रहे हैं बट इंडिया को भी हर्ट कर रहे हैं। जो बाइडेन हो सकता है कि जो उनके अलाइज हैं, ऑब्वियसली इंडिया इज एन अलाई ऑफ यूएसए, तो उस केस में जो बाइडेन कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे उनका जो टैरिफ वॉर है वो इंडिया को हर्ट ना करे। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज भाई कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डोनाल्ड ट्रंप मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वॉकआउट कर रहे हैं जिसका चाइना को फायदा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को रोक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि उस डिसीजन को इंप्लीमेंट होने में 1 साल लगेगा, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा चुन के आ जाते हैं तो वो तो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर जो बाइडेन चुन के आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो छोड़ने का डिसीजन था डोनाल्ड ट्रंप का, उसको रिवर्स कर देंगे जो बाइडेन। और ये जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस की हैंडलिंग में गलती की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आउट छोड़ देना, उसकी एड बंद कर देना, दिस इज नॉट अ पोर्टेंट स्टेप। क्योंकि अगर आप ये करते हो तो चाइना जैसी कंट्रीज को ये मौका मिलता है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी पकड़ को और स्ट्रांग कर सके, जो कि किसी भी तरीके से दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि चाइना एक टोटलिटेरियन कंट्री है, और कभी भी एक टोटलिटेरियन कंट्री के हाथ में एक लिमिट से ज्यादा कमांड देना सही नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक और नुकसान है। डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो मतलब क्या है कि अमेरिकन कमिटमेंट एशिया में बहुत कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप हेल बेंट है कि अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को निकाल लें। अगर सारी की सारी अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल जाती हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा। कहां पे? अफगानिस्तान में, पहली चीज। उसके बाद आप देखिए कि ये जो सारा का सारा रायता है अफगानिस्तान में, ये किसका फैलाया हुआ है? ये यूएस का फैलाया हुआ है। अब पूरा रायता फैला के तुम अफगानिस्तान से निकलने के मूड में हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली जब जो बाइडेन पावर में आएंगे तो एकदम से जो एग्जिट की बात हो रही है ना अफगानिस्तान से, कि हाँ भाई यूएस फोर्सेस को हम अफगानिस्तान से निकाल देंगे, वो बात शायद रुक जाए।
वो जरूरी भी है इंडिया के लिए, क्योंकि एशिया में यूएस फोर्सेस के रहने से काफी स्टेबिलिटी रहती है, तो जो अफगानिस्तान में इंडियन वाइटल एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। ये एक चीज है। और फाइनल जो बात बोली गई कि जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी वो 3 डीज पे आधारित है। ये 3 डीज क्या है? ये 3 डीज है डोमेस्टिक, फिर दूसरा है आपका डेटरेंस, DETERRENS, और तीसरा है आपका डेमोक्रेसी। अगर इन 3 चीजों पे यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं, हार्मोनियस हो जाते हैं, तो ये दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है क्योंकि इंडिया यूएस से थोड़ी छोटी इकोनॉमी है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ओनियन फियर्स। ओनियन फियर्स के बारे में देखते हैं भाई क्या क्या बोला जा रहा है। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज अफेक्टिंग खरीफ क्रॉप्स, रिटेल प्राइसेस, गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट बफर स्टॉक। आपको पता है कि खरीफ क्रॉप्स समर की शुरुआत में लगाई जाती हैं, अप्रैल मई के समय पे, और उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। वहीं पे अगर आप राबी क्रॉप्स की बात करो तो राबी क्रॉप्स को सितंबर अक्टूबर या नवंबर के समय पे लगाया जाता है, सो किया जाता है, और उनको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से मई के टाइम पीरियड में। तो राबी क्रॉप हो गई विंटर क्रॉप, और जो आपकी खरीफ क्रॉप हो गई उसको समर क्रॉप बोल लीजिए, या फिर आप मानसून क्रॉप बोल लीजिए, जो बोलना हो बोल लीजिए। तो अब बात करते हैं ओनियन फियर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट ईयर इस समय पे, यानी कि अक्टूबर के समय पे, अक्टूबर एंड के समय पे, जो एवरेज था ओनियंस का वो था 50 रुपए प्रति केजी। इस साल है 70 रुपए प्रति केजी। लास्ट ईयर अक्टूबर के एंड पे जो ओनियंस का लेवल था वो 50 रुपए प्रति केजी था। और लास्ट ईयर मिड दिसंबर में वो 100 रुपए प्रति केजी पहुंच गया। तो यानी दिसंबर 2019, 15 दिसंबर 2019 के लगभग देश भर में जो ओनियन के प्राइसेस थे देयर वर समवेयर नियर 100 रुपीज प्रति केजी। इस बार अक्टूबर एंड में ऑल ओवर इंडिया जो ओनियन के प्राइसेस हैं वो पहुंच गए 70 रुपए प्रति केजी पे, और मुंबई, हैदराबाद, पुणे की बात करिए तो 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर जा चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्लम मिड दिसंबर आते आते हो सकता है पूरे देश में ओनियन के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाए। अब यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास सीखने के लिए, और वो ये चीज है कि आप खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। वैसे तो नॉर्मली खरीफ क्रॉप सीजन को साउथ वेस्ट मानसून का सीजन बोला जाता है। रेन्स आती है, तो अगर बम्पर रेन आई तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। मान लीजिए किसी साल कम रेन हुई तो फसल खराब हो गई, पानी नहीं मिला इरिगेट करने के लिए, तो क्रॉप्स का नुकसान हुआ। ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन सबको ये लगता है कि जब नॉर्मल मानसून ईयर्स होंगे, जब पानी अच्छा खासा बरसेगा या सरप्लस बरसेगा, तो क्रॉप प्रोडक्शन बम्पर होगा। ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। इस साल भी पानी बहुत बरसा है और पिछले साल भी पानी बहुत बरसा है। तो 2019 में और 2020 में जो साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड होता है जून से सितंबर, उस समय सिग्निफिकेंट सरप्लस रेनफॉल हुई है, लेकिन तब भी डिजायर्ड हार्वेस्ट नहीं मिले हैं। ओके, लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक रेन अच्छी नहीं थी, उसके बाद बहुत तेजी से रेन आई। अक्टूबर खूब पानी बरसा। ज्यादा पानी बरसने के चक्कर में जो पूरी की पूरी फसल थी वो तबाह हो गई। स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ ओनियन, पल्सेस, सोयाबीन सफर्ड हैवी डैमेज। तो जुलाई के एंड तक तो पानी बरसा नहीं, लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी फसल लगा दी। अक्टूबर में तेजी से पानी बरसा, फसल खराब हो गई। ओके, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार भी जो एक्सेस अगस्त रेन आई है ना, उसने सोयाबीन और उड़द की जो क्रॉप है मध्य प्रदेश, उसको बर्बाद किया है। सितंबर में अरहर, पिजन पी और ओनियन की क्रॉप को कर्नाटका में बर्बाद किया। और इस मंथ में जो महाराष्ट्र की हार्वेस्ट रेडी खरीफ क्रॉप थी, महाराष्ट्र में भी तेजी से पानी बरसा था 3-4 दिन बीच में, उसके चक्कर में ओनियंस और भी 2-3 क्रॉप्स बहुत खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं जो इरेटिक रेनफॉल पैटर्न है इस समय का, यानी कि खरीफ सीजन का, साउथ वेस्ट मानसून का, ये फसलें बर्बाद करता है हर साल। और दैट इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडियन मानसून फोरकास्टर्स। आगे बात करते हैं। अच्छा, मानसून फोरकास्टर से ज्यादा भैया फार्मर्स को नुकसान है। ये जो एक्सटेंडेड मानसून रेनफॉल है, ये खरीफ के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, खरीफ के लिए तो उल्टी जा रही है, खरीफ क्रॉप बर्बाद हो रही है। तो देखिए, खरीफ क्रॉप तो वैसे ही बहुत इरेटिक है, पानी नहीं बरसा तो खराब, पानी ज्यादा बरस गया तो खराब। लेकिन ये जो मानसून रेनफॉल से जो पानी बरसता है वो हमारे जो ग्राउंड वाटर एक्विफायर से इनको रिचार्ज करता है। तो कुछ अच्छी बातें भी हैं। अगर ये पानी प्रॉपर तरीके से नहीं बरसा तो प्रॉपर तरीके से हमारे ग्राउंड वाटर जो एक्विफायर से वो रिचार्ज नहीं हो पाएंगे, और वो रिचार्ज नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है राबी सीजन के लिए हमको जिस इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत होती है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो जरूरी है कि मानसून रेनफॉल अच्छी हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप लास्ट ईयर के अप्रैल से जून के टाइम का हार्वेस्टिंग का डाटा देखो तो बम्पर हार्वेस्ट हुआ है व्हीट का, चना चिकपी का,
मस्टर्ड का, ओनियन का, टोमेटो, गॉट्स, बीन्स, मेलन, सबका। अप्रैल से जून में हार्वेस्टिंग किसकी होती है? राबी क्रॉप की होती है, विंटर क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है। ऐसा क्यों हुआ? विंटर क्रॉप्स में इतनी स्टेबिलिटी क्यों है और खरीफ क्रॉप्स में इतनी स्टेबिलिटी कम क्यों है? देखिए, राबी प्रोडक्शन जो होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन। उस समय पे पानी नहीं बरसता, और थोड़ा बहुत पानी बरसेगा तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसकी वजह से पानी बरसेगा। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कभी भी इतने ज्यादा नहीं होते कि वो फसल तबाह कर दें, ठीक है। कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल हो जाए तो बात अलग है, पर वो होता नहीं है। राबी प्रोडक्शन में ज्यादातर जो इरिगेशन किया जाता है वो आपका ट्यूबवेल से पानी निकाल लिया उससे किया जाता है, या टैंक फार्मिंग हो गई। तो भैया सर्दियों के समय पर पानी बरसा नहीं, तो ट्यूबवेल कनेक्शंस आ गए, फार्म पॉन्ड्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हुआ, ड्रिप स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, तो अनवांटेड बारिश नहीं आई। खरीफ सीजन में अनवांटेड बारिश फसल खराब कर देती है, राबी सीजन में अनवांटेड बारिश फसल खराब नहीं करती, पहली चीज। दूसरी बात दोस्तों, राबी के प्रोडक्शन में फ्लडिंग नहीं होती, उस समय पे वाटर डेफिशिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी बरस नहीं रहा होता है। तो जब पानी बरस नहीं रहा होता तो अनवांटेड पानी नहीं होता, प्लस टेम्परेचर्स माइल्ड होते हैं। समर क्रॉप जो राबी क्रॉप होती है तो वो अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर मान लो, तो भैया बीच में पड़ती है गर्मी, और गर्मी में तगड़े टेम्परेचर्स होते हैं, और इन तगड़े टेम्परेचर्स में पेस्ट और डिजीज का आउटब्रेक होता है। सर्दियों में जो क्रॉप लगाई जाती है उसमें पेस्ट और डिजीज का आउटब्रेक नहीं होगा। इसीलिए आप देखो कि जो राबी सीजन के दौरान हमको ईल्ड लिखता है ना, प्रति हेक्टेयर हमको जितनी पैदावार मिलती है पौधों की, वो खरीफ सीजन से बहुत ज्यादा है। इसका एक एग्जांपल है मक्का की खेती बिहार में। इसलिए अगर आप इंडिया के एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात करते हो तो इंडिया के एग्रीकल्चरल आउटपुट को सिक्योर करेगा राबी क्रॉप, ना कि खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप बहुत ही ज्यादा इरेटिक है, बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है खरीफ क्रॉप में, ऐसा राबी क्रॉप में नहीं होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप फिगर से देखो, स्टैटिस्टिक्स से देखो, तो आप देखोगे कि पिछले साल मिड दिसंबर 2019 के मिड में जो प्याज के दाम थे वो लगभग 100 रुपए प्रति केजी थे। लेकिन उसके 4 महीने आप आगे चले जाओ, यानी कि दिसंबर से 4 महीने आगे, यानी आप कहां पहुंच गए? अप्रैल में पहुंच गए। तो अप्रैल में महाराष्ट्र में जो प्याज के दाम थे वो 7 रुपए प्रति केजी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि बंपर हार्वेस्ट हुआ प्याज का राबी प्रोडक्शन में। प्याज खरीफ क्रॉप में उगाया जाता है, प्याज राबी क्रॉप में उगाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस समय पे जो पोटैटो के दाम बढ़ रहे हैं, जो प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है ना, जो खरीफ की फसल है प्याज की, वो बहुत जगहों पे हो गई है बर्बाद। तो उस क्वांटिटी में जो प्याज है वो मार्केट में पहुंच नहीं पा रहा, और जब वो मार्केट में पहुंच नहीं पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज मार्केट में कम है उसके दाम बढ़ जाएंगे, और यही प्याज बंपर हालत में पहुंचेगा कब? अप्रैल में मार्केट में। तो उस समय पे प्याज के दाम बिल्कुल ही घट जाएंगे। कब? उस समय पे 7 रुपए 10 रुपए प्रति केजी मिले फार्मर्स को प्याज बेचने पे। कब? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यहां से क्या सीख सकती है? देखिए, यहां पे कुछ चीजें तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की अच्छी बता रखी हैं। 2015 में जब बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए तो उस समय पे दाल के दाम बहुत बढ़ गए थे, पल्सेस के दाम बहुत बढ़ गए थे। तो उस समय पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया था, उन्होंने पल्सेस का प्रोक्योरमेंट करके एक बफर स्टॉक बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड बफर स्टॉक प्याज, टमाटर और आलू का नहीं बना है। बात यह है कि रूलिंग पार्टी को प्याज, टमाटर और आलू का बफर स्टॉक बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय पे अगर आप देखो तो एक ट्रेंड निकल के आता है कि प्याज, टमाटर, आलू के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और प्याज, टमाटर, आलू एक ऐसी चीज है जो ऑब्वियसली बात है लोगों के घरों में डेली मर्रा पे बनती है, तो वो लोगों की बेसिक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसका होना बहुत जरूरी है। तो केवल फूड ग्रेन का बफर स्टॉक ना बना के, तो केवल गेहूं, चावल और पल्सेस का बफर स्टॉक ना बना के, प्याज का, आलू का, चीनी का, मिल्क पाउडर, एडिबल ऑयल, व्हाइट बटर, इन सब के भी बफर स्टॉक बनाए जाए, ताकि आप अपने बफर स्टॉक से रिलीज कर सको कंटेंट को, ना कि आपको मार्केट स्टेप्स लेने पड़े, तो होर्डिंग रोकनी पड़े। जिनके पास भी स्टॉक्स हैं आप उनसे बोलो कि इनको मार्केट में रिलीज करो। मार्केट इंटरवेंशन करने की बजाय गवर्नमेंट को मार्केट इंटरवेंशन करना पड़ता है, वो जरूरी है, नहीं तो मार्केट में होर्डिंग होने लगेगी। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को अपने डेडिकेटेड रिजर्वायर्स भी बनाने चाहिए, जैसे पल्सेस के बना रखे हैं। गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक है, बहुत बड़ा बफर स्टॉक है पल्सेस का, व्हीट का, राइस का। इस तरीके के बफर स्टॉक्स पोटैटो और टमाटर के लिए भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनल आर्टिकल में चलते हैं। इंडिया कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन इवॉल्विंग अ मल्टीपोलर एंड जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर। यहां पे बात की जा रही है इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस यूएसए की। अब यहां पे कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए गए, कहानी तरह सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। चाइना इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में। एट द सेम टाइम वेस्ट बैंक को कब्जाने की बात कर रहा है इसराइल। तो अगर इसराइल का मैप कुछ ऐसा है
तो ये जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स है, बीच बीच में इजरायली सेटलमेंट्स है। तो पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे कुछ जगहों पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसको भी इसराइल कब्जाने की बात कर रहा है। यहाँ पे कहीं इसराइल में गाजा पट्टी और इधर की तरफ है आपका मेडिटेरेनियन सी। तो भाई इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं दुनिया भर में, उन्होंने ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को बदल दिया है। पहले जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स चलती थी वो आइडियोलॉजी के आधार पर चलती थी, और दो बाप थे 1990 से पहले। एक बाप था सोवियत यूनियन जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था, और दूसरा बाप था यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था। जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया, उस समय पे एक बाप उतरा और वो था यूएसए। यूएसए बन गया ग्लोबल पुलिसमैन और पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पे काम होना शुरू हुआ। तो कुछ समय के लिए तो लगा कि यूएस कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा था नहीं। यूएस के सामने भी बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। 9/11 टेरर अटैक्स, 9/11 टेरर अटैक्स हुए, लंदन में गोलियां चली। तो जो यूएस और उसके अलाइज थे ना, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वो काफी परेशान हुए। उनको लगा कि यार हम जो सोच रहे हैं कि हमारी बादशाहत है, एक्चुअली हमारी बादशाहत है नहीं। तो सिक्योरिटी, वॉर, मॉडर्निटी, ये जो कंसेप्ट थे, इनमें एक प्रॉपर बैलेंस स्थापित करने की बात की जाने लगी। और केवल सिक्योरिटी की फील्ड में नहीं, यूएसए के सामने और भी बहुत से चैलेंजेस आए। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन आ गया यूएसए में। सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मार्केट यूएसए का तबाह हो गया, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक ठप हो गए, पूरी की पूरी वॉल स्ट्रीट नीचे आ गई, हजारों लोगों की जाने गई। तो कैपिटलिज्म की जो कमियां थी वो सबके सामने आ गई, बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आने लगे। और जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था ना, इसका इफेक्ट केवल यूएसए तक लिमिटेड नहीं था, इसका इफेक्ट इंडिया में भी पहुंचा और दूसरी कंट्रीज में भी पहुंचा, यूरोप में और बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इवन चाइना, हर जगह पहुंचा। तो उस समय पे ये समझ में आया कि भाई एक कंट्री अपने मन के हिसाब से अगर सब कुछ करेगी तो प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉर्पोरेशन होनी चाहिए। और उस समय पे ग्लोबल कॉर्पोरेशन के नाम पे जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो थे G8। तो बोला यह गया कि भाई G8 को एक्सपेंड करो। G8 में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी दुनिया की, वो थी। तो कहा गया भैया एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, तो G20 का कंसेप्ट आया, यानी वो नेशंस जो अब तक ग्लोबल गवर्निंग सिनारियो में आए नहीं थे, उनको ग्लोबल गवर्निंग सिनारियो में लाने के लिए कुछ बड़ी बॉडीज बनाई गई। तो इंडिया जैसी कंट्रीज को, चाइना जैसी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन इन सब बॉडीज में पढ़ना शुरू हुआ। कहीं ना कहीं जो पुअर कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, गरीब, जो कि पहले सो कॉल्ड गरीब थी, वो आज बड़ी हो गई हैं। तो इंडिया और चाइना की अगर आप बात करो तो ये बहुत ज्यादा गरीब नहीं लगेंगे आपको इकोनॉमी में, लेकिन इनकी जनता बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है। तो यहां पे कोल्ड वॉर के बाद चीजें बहुत बदलती नजर आ रही। अमेरिका जो बहुत ताकतवर नजर आ रहा था, अमेरिका की जो यूरोपियन एलाइज जो एक समय पे बहुत ताकतवर नजर आ रहे थे, अब वो इतने ताकतवर नजर नहीं आ रहे हैं। उनके सामने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दोनों चैलेंजेस आए। और फिर होता है चाइना का राइज, और चाइना का राइज तो मिराकुलस राइज है, छोटा मोटा राइज नहीं है। चाइना ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स को अपने आप पे कंसंट्रेट कर लिया। यूएस की पूरी इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो रही थी। ये सब चीजें हो रही थी, जिसके चलते एक ट्रेड वॉर छिड़ गया यूएस और चाइना के बीच में। क्योंकि यूएस को लगा कि भाई हमारा जो बादशाहत है वो तो जा रही है, और यूएस को किसी भी हाल में अपनी बादशाहत मेंटेन करनी। यूएस हमेशा से ही दुनिया का बाप रहा है, वो आगे भी रहना चाहता है। लेकिन चाइना जैसी कंट्रीज अगर ऊपर उठेंगी तो यूएस बाप कैसे रहेगा। तो वो जो डेंजरस बाइपोलर सिस्टम था 1990 से पहले, जहां पे एक तरफ पहले यूएसएसआर हुआ करता था और दूसरी तरफ यूएसए हुआ करता था, ये चेंज होता नजर आ रहा है। अब एक तरफ आपको यूएसए नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आपको चाइना नजर आ रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली बिकमिंग डेंजरस। ये एक कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, क्योंकि यहां पे गुट गुट बन रहा है। यूएसए के अलाइज यूएसए की साइड आ रहे हैं और चाइना के अलाइज चाइना की साइड आ रहे हैं। तो चाइना रशिया का गुट बनता नजर आ रहा है, ईरान भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और यूएस की तरफ बाकी कंट्रीज जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी इन्वॉल्व हो रहा है, और कहीं ना कहीं यूएसए के गुट में इंडिया भी इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है। अब जो जनरल सेक्रेटरी साहब है सीपीआई के, वो बोल रहे हैं कि ये इंडिया गलत कर रहा है। इंडिया अगर एक लिमिट से ज्यादा यूएस के बनाए हुए फॉरेन आर्किटेक्चर में आता है तो फिर इंडिया की कोई से नहीं रहेगी इंटरनेशनल अफेयर्स में। कहीं ना कहीं यूएस अपने इंटरेस्ट के चलते इंडिया को अपने फाइट सिनेरियो में खींचना चाहता है। बहुत कुछ समय पहले आपको न्यूज आई होगी कि यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ वो एक डिफेंस पैक्ट साइन कर ले, जैसे उसने जापान और फिलीपींस के साथ साइन किया है कि मान लीजिए इंडिया के ऊपर अटैक होता है तो यूएस के ऊपर अटैक हो जाएगा तो यूएस मदद करेगा। अभी बात यह है कि जापान और फिलीपींस मिलिटरली इतने स्ट्रांग नहीं है, इंडिया मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है। इंडिया मिलिटरली इतना स्ट्रांग है कि चाइना की औकात नहीं है कि वो एक लिमिट से ज्यादा वॉर करे, क्योंकि उनको पता है कि बहुत खतरनाक बैकलैश आएगा इंडिया की तरफ से। तो बात यहां पे यह है कि इंडिया को किसी भी प्रकार के डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट
और ऐसा कोई भी फॉरेन पॉलिसी स्टेप लेने की जरूरत नहीं है जहां पे हम यूएसए के इंटरेस्ट के हिसाब से दुनिया में चलते नजर आए, ना कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। हालांकि चाइना की एक्सेसिव एग्रेसिवनेस की वजह से क्वाड ग्रुप में जो हमारी असर्टिवनेस है चाइना के प्रति वो बढ़ गई है, और कुछ हद तक असर्टिवनेस दिखाना जरूरी है। बट मैं तो ये बोलूंगा कि कहीं से भी इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लूज नहीं किया है। इंडिया यूएसए के साथ बहुत सारे फेसेट्स पे डील करना चाहता है। इंडिया ये यूएसए के साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फेवर्स लेना चाहता है। इसकी इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, और एट द सेम टाइम इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी मेंटेन कर रहा है। तो जो यहां पे बोल रहे हैं कि सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी साहब कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लूज कर दिया है, अब यूएसए के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा, देश भर में दाम बढ़ रहे हैं, यूएसए के कैपिटलिस्ट इंडिया के इकोनॉमिक डिसीजंस को ले रहे हैं, ये बातें हो सकता है कुछ हद तक सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट थी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात है तो डिसीजन मेकिंग में इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अभी भी सेफ है। ओके, तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। बस ऑथर यही बोल रहा है कि इंडिया और चाइना दो बड़ी पॉपुलर कंट्रीज है, इंडिया का आगे बढ़ना तय है, तो किसी भी ऐसे फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव में इंडिया को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां पे वो यूएस के सामने एक सेकंड फिडल की तरह काम करे, यूएस हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को ड्राइव करे, ये नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोस के बारे में बताइए, और पसंद आई हो तो ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। गुड बाय।